हाँ भाई। लास्ट क्लास जो लास्ट डायग्राम था हमारा, सेकेंडरी ग्रोथ, स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ये वैस्कुलर कैम्बियम ब्लैक वाला, ये जब डिवाइड करेगा तो अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगा। ज्यादा कौन? जाइलम। So due to the excessive production of secondary xylem, due to the excessive production of secondary xylem, primary phloem and old secondary phloem become dead and crushed away. यहां अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बन रहा है, और एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, पहले तो अंदर की तरफ कॉम्पैक्टेशन होगा। जब अंदर की तरफ पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो ये गर्थ बढ़ाने लगेगा, और जब ये गर्थ बढ़ाने लगेगा तो इससे क्या होगा कि जो ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम होगा, ओल्ड वाला, ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम दो ही लेयर के बीच में ट्रैप होने लगेगा, और जब ये दो लेयर के बीच में ट्रैप होने लगेगा तो धीरे धीरे क्रश हो जाएगा। रिमेंबर, phloem is living. Out of 4 type of cell of phloem, 3 are living, 1 is dead. ठीक है, और लिविंग होने के साथ साथ नॉन लिग्निफाइड भी है। इस वजह से क्या होगा कि फ्लोएम जो होगा धीरे धीरे क्रश होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो प्लांट में जो फ्लोएम होता है दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, एंड इट्स ओनली न्यू सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम परसिस्ट नहीं करता। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद प्राइमरी फ्लोएम पूरी तरह डिजनरेट हो जाएगा, पुराना सेकेंडरी फ्लोएम डिजनरेट हो जाएगा, केवल नया सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा। एंड दिस न्यू सेकेंडरी फ्लोएम इज रिमेन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेस। अब हम बात करें जाइलम की। सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन अंदर की तरफ हुआ, और जब ये अंदर की तरफ होगा देन इट पुट प्रेशर ऑन द लेयर्स टुवर्ड्स द इनर साइड। स्टार्ट में सपोज इस तरह से फ्लोएम था, तो धीरे धीरे सेकेंडरी फ्लोएम की सॉरी इस तरह से प्राइमरी जाइलम था, तो जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ पुश होता चला जाएगा, कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या प्राइमरी जाइलम क्रश होगा? हाँ भाई, जाइलम लिविंग और नॉन डेड? डेड है। लिग्निफाइड और नॉन लिग्निफाइड? हाँ, लिग्निफाइड। आउट ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ जाइलम 3 आर डेड, लिग्निफाइड। 3 आर डेड, लिग्निफाइड, और लिग्निफाइड होने की वजह से जाइलम क्रश नहीं होगा। सो प्राइमरी जाइलम
primary xylem remain almost as such intact at the center of the stem. क्लियर है बात? बोलो। अब इसके आगे देखो, ये तो ही फर्स्ट ईयर की सेकेंडरी ग्रोथ, अगले साल फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यूअस चलेगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया वैस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड ओनली वंस, रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ। तो नेक्स्ट ईयर फिर बनेगा, और जब नेक्स्ट ईयर बनेगा तो वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम विद रेस्पेक्ट टू वैस्कुलर कैम्बियम? recently formed secondary xylem just inside to vascular cambium, just outside to primary xylem, just inside to secondary phloem और just outside to vascular cambium? हाँ भाई, सबसे नया recently formed xylem vascular cambium के ठीक अंदर होगा। vascular cambium जो है ये लगातार नया जाइलम बना रही है, तो जो रिसेंटली फॉर्म्ड जाइलम होगा वो इससे ठीक अंदर होगा, और रिसेंटली फॉर्म्ड फ्लोएम जस्ट आउटसाइड होगा। क्लियर है बात? ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम कहां पर होगा? ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड टू द प्राइमरी जाइलम। तो नया जाइलम कहां पर होगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर का मतलब सेंटर की तरफ होगा या पेरिफेरल पार्ट में होगा? हाँ। और नया और पुराना सेकेंडरी जाइलम, पुराना सेकेंडरी जाइलम सेंटर में होगा। ठीक है ना भाई? क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, तो पुराना जो होता जाएगा वो अंदर की तरफ है, नया वाला पार्ट पेरिफेरल पार्ट में होगा। यहां पर जाइलम क्रश तो नहीं होता, बट आफ्टर सम टाइम जाइलम बिकम इनएक्टिव। Remember, xylem does not crush away, but it become inactive after some time. तो प्लांट में दो तरह के जाइलम होते हैं बेटा। आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, plant is having two different type of secondary xylem. One is active secondary xylem and another inactive secondary xylem. यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो भाई, पोजीशन समझ में आई अंदर बाहर की? बोलो। हाँ, अब अपन देखें। हाँ जी भाई, अगर हम देखें तो ये जाइलम जो है ज्यादा बन रहा है। पहले तो जहां तक ये अंदर हो सकता है वहां तक तो अंदर जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बाहर बढ़ेगा, और जब बाहर बढ़ेगा तो बाहर के लेयर जो है वो अपनी पोजीशन उतनी स्पीड से चेंज नहीं कर पाएंगी, तो बीच वाला लेयर जो है वो क्रश होता चला जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए क्रश हो जाएगा। अब हमारे बात आती है, देयर इज अ स्ट्रक्चर एनुअल रिंग। एनुअल ring is formed due to variable activity of vascular cambium। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था, vascular cambium is formed only once in life, remain active throughout the life, and activities depends on the internal physiological factor and external factor। और इंटरनल फैक्टर की वजह से सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना था। कौन से सीजन में कैम्बियम ज्यादा एक्टिव? हाँ, स्प्रिंग सीजन में। ऑटम में कम एक्टिव होती है। तो स्प्रिंग में जो जाइलम बनता है, स्प्रिंग में जो जाइलम बनता है उनके वेसल और ऑटम में जो जाइलम वेसल बनेंगे उनमें डिफरेंस होते हैं। And due to this, annual rings are formed. Annual rings are formed due to the variable activity of vascular cambium. अगर हम यहां पर देखें तो vascular cambium activity is more in spring. स्प्रिंग में एक्टिविटी ज्यादा, रीजन प्लांट के रिक्वायरमेंट ज्यादा है। प्लांट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि स्प्राउटिंग होनी है, और जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा होना है, और ट्रांसपोर्ट ज्यादा होना है तो ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, कंडक्टिंग एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए।
मतलब स्प्रिंग में जाइलम की रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो इस वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगी। सेकेंड थिंग, जब ये ज्यादा एक्टिव होगी, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल बहुत बड़ी अमाउंट में बनेंगे और ये इनका ल्यूमन वाइड होगा, ब्रॉड होंगे ये, और इसके साथ साथ ये कंपेरेटिवली लेस लिग्निफाइड होंगे। लिग्निन का डिपोजिशन कम होगा, तो इसकी वजह से इनका कलर लाइट होगा। लाइट कलर, डेंसिटी कम होगी। तो स्प्रिंग में जो जाइलम बना, इस जाइलम को बोलेंगे हम स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड, the secondary xylem which is produced during secondary growth, the secondary xylem which is produced during the spring season, during the secondary growth is known as spring wood। और ग्रोथ सीजन का स्टार्ट स्प्रिंग से माना जाता है। याद रखो भाई, ग्रोथ सीजन स्प्रिंग से स्टार्ट होता है और ऑटम पर एंड होता है। तो इसलिए स्प्रिंग में जो जाइलम बनेगा उसको बोलेंगे अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो नॉन एज अर्ली वुड। कंपेयर करें अगर हम इसको ऑटम से, तो ऑटम में बनने वाला सेकेंडरी जाइलम ऑटम वुड, इस समय वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी लो, और जब लो वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी तो इस कंडीशन में फ्यू एंड नैरो वेसल एलिमेंट्स, इस ड्यूरेशन में जो वेसल एलिमेंट्स बनेंगे वो बहुत कम नंबर होगा। इसके साथ साथ नैरो होंगे, लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा, और लिग्निन ज्यादा होगा तो डार्क इन कलर और इनकी डेंसिटी ज्यादा। तो एक तो है लाइट कलर का जाइलम, एक है डार्क कलर का जाइलम, और ये जाइलम रिंग की फॉर्म में बनता है। तो एक साल में दो रिंग बनती है, एक डार्क कलर की रिंग, एक लाइट कलर की रिंग। डार्क कलर की रिंग कब बनेगी? ऑटम में या स्प्रिंग में? और लाइट कलर की स्प्रिंग में। तो एक रिंग बना स्प्रिंग का, एक रिंग बना ऑटम का, और इन दोनों को मिलाकर बोला एनुअल रिंग। एक साल में एक स्प्रिंग वुड रिंग बनता है, एक ऑटम वुड रिंग बनता है, और एनुअल रिंग। एक साल में एनुअल रिंग एक या दो? हाँ, एक। ये दोनों मिलाकर एक एनुअल रिंग कहलाता है। एक साल में कितने एनुअल रिंग बने? हाँ, एक साल में एक एनुअल रिंग बना, मींस एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो यहां अगर हम देखें तो एनुअल रिंग इज द concentric alternate ring of autumn wood and spring wood. One annual ring is produced in 1 year. So, age of a tree can be estimated by counting annual ring.
ठीक है भाई। यहां पर जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बना वो केवल किस लिए बना? एनवायरमेंटल वेरिएशन की वजह से। अगर कहीं पर एनवायरमेंटल वेरिएशन ना हो, क्या ऑटम और स्प्रिंग बनेगा? बोलो भाई, अगर कहीं पर एनवायरमेंटल वेरिएशन ना हो, क्या ऑटम रिंग और स्प्रिंग रिंग का फॉर्मेशन होगा? वहां सारा जाइलम एक जैसा ही बनेगा, और उस केस में एनुअल रिंग डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर एनवायरमेंटल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, अगर कहीं पर एनवायरमेंटल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा? हाँ भाई, एनवायरमेंटल वेरिएशन बहुत ज्यादा, एनवायरमेंटल वेरिएशन ज्यादा है तो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा। डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पर स्प्रिंग में बहुत सारा लाइट कलर का जाइलम बनेगा, और ऑटम में बहुत थोड़ा सा डार्क कलर का जाइलम बनेगा। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड डिस्टिंक्ट होंगे, और जहां स्प्रिंग और ऑटम डिस्टिंक्ट, वहां एनुअल रिंग वेल डेवलप्ड। तो अगर हम देखें तो टेम्परेट रीजन वेल डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग। रीजन होता है कि टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन साल भर यूनिफॉर्म नहीं होती। स्प्रिंग का टेम्परेचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, टेम्परेट रीजन में स्प्रिंग टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री के बीच में, एंड दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ। लेकिन ऑटम का टेम्परेचर, टेम्परेट रीजन में ऑटम का टेम्परेचर जो होता है सब 0 और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रोथ के लिए नॉट सूटेबल टेम्परेचर। तो यहां पर स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग के टाइम पर जाइलम बहुत अच्छा बनेगा, जबकि ऑटम के टाइम पर जाइलम का फॉर्मेशन बहुत थोड़ा सा होगा। इसलिए सबसे अच्छे एनुअल रिंग टेम्परेट रीजन में। ठीक है भाई, बात समझ में आई? टेम्परेट रीजन, climatic conditions are not uniform throughout the year, and that's why they produce the well distinct annual ring. Second, tropical region, less distinct annual ring. ट्रॉपिकल रीजन में अगर हम देखें तो स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग एंड ऑटम, इन दोनों के दोनों सीजन में टेम्परेचर जो होता है वो ग्रोथ पैरामीटर के लिए सही होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो समर का टेम्परेचर होता है, जो स्प्रिंग का टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी फिजियोलॉजिकली एक्टिव टेम्परेचर। और ऑटम के टाइम पर टेम्परेचर 15 से लेकर 25 डिग्री के बीच में होता है। ये टेम्परेचर भी ग्रोथ के लिए एक्टिव टेम्परेचर। तो ट्रॉपिकल रीजन में एनवायरमेंटल के कंडीशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, इसलिए ट्रॉपिकल कंडीशन में लेस डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग बनेंगे। थर्ड थिंग, कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में, जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पर थ्रू आउट द ईयर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है, और जब एनवायरमेंटल कंडीशन एक जैसी रहेंगी तो वहां पर या तो एनुअल रिंग बनेंगे ही नहीं, या डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां भी इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग और द लेस डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड। डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन में विद इन द 24 आवर्स एनवायरमेंटल वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप सर्दियों की भी बात करो तो दिन के टाइम पर जब तक सनलाइट रहेगी डेजर्ट में टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहेगा, 30 डिग्री के आसपास रहेगा, ग्रोथ के लिए सही टेम्परेचर है। लेकिन रात के टाइम पर टेम्परेचर 4, 5, 10 डिग्री तक पहुंच जाता है।
तो बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर एनवायरमेंटल वेरिएशन होता है, इसलिए डेजर्ट में भी लेस डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। सबसे अच्छे एनुअल रिंग टेम्परेट डेसिडुअस प्लांट में होंगे। क्लियर है बात? ये क्लियर है? अब अपने पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक ट्री है, तो इस ट्री में नंबर ऑफ एनुअल रिंग टॉप से बॉटम की तरफ कांस्टेंट रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? हाँ भाई, विद इन अ ट्री नंबर ऑफ एनुअल रिंग एट द टॉप एंड द बॉटम सेम और डिफरेंट? हाँ, सबसे ज्यादा कहां पर? हाँ, within a tree maximum annual rings are present at the base, and as we grow towards the tip number of annual ring is gradually decreased. Maximum annual rings are present at the base and number is gradually decreased towards the tip. तो आपको एज डिटरमाइन करनी है, कहां पर करोगे? टिप पर या बेस पर? हाँ, बेस पर एनुअल रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि अगर एज पर अपने को एनुअल रिंग काउंट करनी है तो प्लांट काटना पड़ेगा। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट बोरर, और उस इंक्रीमेंट बोरर से हम प्लांट के बेस से, जैसे ये बेस है, यहां से ये इतना पार्ट कट करके बाहर निकाल लेते हैं। इतना सा पार्ट इंक्रीमेंट बोरर की हेल्प से इंटरनली कट करके बाहर निकाल लिया जाता है, एनुअल रिंग को काउंट किया जाता है, उसके बाद वापस से इसे पुश कर दिया जाता है। तो ये जो पार्ट हमने बाहर निकाला था कुछ टाइम के बाद वापस ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस पूरे में किसी को कोई कंफ्यूजन? पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा, जो ऑनलाइन है उनको कोई प्रॉब्लम? टेम्परेट में कैसे डिस्टिंक्ट बनेगा? बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। हाँ भाई, क्लियर है ये पूरा? याद रहे, ये जो एज हम डिटरमाइन करते हैं दैट इज ओनली एंड ओनली अ रफ एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट एज है, एक्चुअल एज नहीं है। एब्सोल्यूट एज पता नहीं चलेगी बेटा, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। नाउ this annual ring consists of two part. First it consists of secondary xylem, और secondary xylem के साथ साथ इसमें आ जाते हैं xylem ray और secondary xylem ray। दो चीजों से मिलकर एनुअल रिंग बनता है, पहला सेकेंडरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम रे। सेकेंडरी मेडुलरी रे बताया था बेटा कल मैंने। तो जाइलम की तरफ वाला पार्ट जो है या जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो जाइलम रे। तो सेकेंडरी जाइलम रे और सेकेंडरी जाइलम मिलकर, ये दोनों मिलकर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह याद रखना, एक स्प्रिंग वुड रिंग प्लस वन बॉटम वुड रिंग कंबाइंडली नोन एज वन एनुअल रिंग। ठीक है, हाँ क्रश हो गया ना पूरा। प्राइमरी फ्लोएम ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों के दोनों क्रश हो जाते हैं। नया लगातार, भाई वैस्कुलर कैम्बियम नया लगातार बना रहा है तो पुराना डिग्रेड होता जाता है और नया आता जाता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज हार्टवुड एंड द सैपवुड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जाइलम रिमेन ऑलमोस्ट इंटेक्ट एट द सेंटर ऑफ द प्लांट। प्लांट में जाइलम का डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन नहीं होता, जाइलम परसिस्ट करता है। लेकिन जो पुराना जाइलम होता है वो इनएक्टिव होता जाता है, नया जाइलम बनता जाता है। दो तरह का जाइलम, एक इनएक्टिव जाइलम और एक एक्टिव जाइलम। इनएक्टिव सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज हार्टवुड, एक्टिव सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज सैपवुड। ठीक है भाई,
इनएक्टिव जाइलम हार्टवुड, एक्टिव जाइलम सैपवुड। हाँ भाई इधर देखना, मैंने आपसे कहा कि हार्टवुड इनएक्टिव सेकेंडरी जाइलम, सैपवुड एक्टिव सेकेंडरी जाइलम। जब जाइलम बनता है तब वो एक्टिव होता है। ये एक्टिव जाइलम वेसल, दिस इज द एक्टिव एलिमेंट। क्या यहां से कंडक्शन हो सकता है? बोलो, कंडक्शन हो सकता है क्योंकि होलो पाइप है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, इनसाइड द ल्यूमन material get deposited. Deposition of material occur as the xylem become old. अब active or inactive? So xylem become inactive due to the deposition of material inside the lumen, and this deposition include tannins, gum, oil, resin, essential oil and aromatic substances. ये सारे मटेरियल इसके अंदर एक डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और जब इसके अंदर डिपॉजिट होते चले जाएंगे तो ये जाइलम इनएक्टिव हो जाएगा। और ये सारे के सारे मटेरियल, all of these material provide resistance against the different type of factors. जो अलग अलग फैक्टर्स है उनके लिए ये मटेरियल इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसका डिग्रेडेशन रोकेंगे। फर्स्ट रीजन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। सेकेंड रीजन, अब क्या होता है, इसके ठीक बाहर यहां पर है ये जाइलम पैरेन्काइमा, and when pressure occur due to the secondary growth, this parenchyma enter inside the lumen and form the balloon like ingrowth, and balloon like ingrowth of xylem parenchyma, ये स्ट्रक्चर है xylem parenchyma, और इसका balloon like ingrowth, this ingrowth is known as tyloses. Due to the formation of tyloses, vessels and tracheids become inactive. दो रीजन है इनएक्टिवेशन के, पहला रीजन डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, दूसरा रीजन टाइलोजेज फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब हम आते हैं हार्टवुड सैपवुड पर। इफ विल टॉक अबाउट द हार्टवुड, दिस इज ऑल्सो नॉन एज ड्यूरामन, एंड सेकेंड इज द सैपवुड which is known as alburnum. First thing is heartwood. It is the central, old, dark colored, inactive secondary xylem. Sapwood, this is the peripheral, नया बना हुआ, new
light colored, active secondary xylem. हार्टवुड जो है इसमें डिपोजिशन ऑफ मटेरियल होगा, इसमें डिपोजिशन ऑफ मटेरियल या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा. अनदर थिंग, this is resistant to biotic and abiotic factors. मतलब इस पर बायोटिक फैक्टर मतलब जैसे इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, इसका कोई असर नहीं होगा. और अबायोटिक फैक्टर वुड का सबसे बड़ा दुश्मन, हाँ भाई, फर्नीचर का सबसे बड़ा दुश्मन दीमक और वाटर, दो ही चीज होती है. तो ये जो वुड होगा, जो हार्टवुड होगा, दिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू द टर्माइट एंड मॉइस्चर. ना तो इस पर टर्माइट का असर होगा ना मॉइस्चर का असर होगा. बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों के लिए रेजिस्टेंट. दिस इज ससेप्टिबल. This provide mechanical support. This is involved in sap conduction. Then this is more dense. This is less dense. क्लियर है बात? पर एक चीज याद रखना बेटा, इन दोनों को स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड से कंफ्यूज मत करना. ये कोरिलेशन मत निकाल देना कि सैपवुड जो है लेस डेंस है, लाइट कलर है तो स्प्रिंग वुड है. वो कॉन्सेप्ट अलग है. वो कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का सीजन के बेस पर, कि जाइलम जो है वो किस सीजन में बना. और ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव और इनएक्टिव जाइलम के बेस पर. ठीक है भाई? अब इधर देखना कुछ क्वेश्चन इनसे. पहला क्वेश्चन, इफ यू रिमूव द हार्टवुड फ्रॉम अ ट्री, देन फर्स्ट ऑप्शन रूट डाई फर्स्ट. हार्टवुड हटाया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन रूट डाई फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन शूट डाई फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन बोथ डाई साइमल्टेनियसली, फोर्थ ऑप्शन नो वन विल डाई. बोलो भाई, हार्टवुड हटाएंगे तो रूट डाई फर्स्ट, शूट डाई फर्स्ट और नो वन विल डाई. नो वन विल डाई बिकॉज it does not perform any physiological function. Second question, sapwood is removed from a tree, then first option root die first, second option shoot die first, third option both die simultaneously, fourth option nothing happened to plant. हाँ भाई, सैपवुड हटाना है, कौन पहले मरेगा, रूट या शूट? हाँ, शूट. याद रखो, जब आपने सैपवुड हटाया आपने जाइलम हटा दिया, और जाइलम हटा दिया तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं होगा. और अगर वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं होगा देन शूट डाई फर्स्ट. क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग अ पीस ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड. वी आर हैविंग अ पीस ऑफ we are having the piece of sapwood and heartwood, and both of them are placed in open environment. Which will disintegrate first, heartwood or sapwood? हाँ, sapwood, क्योंकि sapwood susceptible है. Next thing is, during the secondary growth in a tree, during the secondary growth in a tree, first option sapwood grow faster, second option heartwood grow faster, third option both grow equally. हाँ भाई, सेकेंडरी ग्रोथ जब हो रहा है तो ज्यादा कौन बढ़ेगा,
सैपवुड या हार्टवुड? हाँ, सेप या हार्ट? हाँ, दोनों तो इक्वली नहीं बढ़ेंगे बेटा, दोनों में से कोई एक ही बढ़ेगा। हाँ, सेप या हार्ट? एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, एक मिनट बस, आपका आंसर आ गया। अरे अब बोले ना तो भगा दूंगा। हाँ, बनेगा हमेशा सैपवुड, लेकिन बढ़ेगा हमेशा हार्टवुड, बिकॉज द ओल्ड सैपवुड गेट कन्वर्टेड इन हार्टवुड। तो प्लांट में सैपवुड की क्वांटिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो बढ़ेगा वो हार्टवुड। ठीक है बेटा, एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं हम कि हमारे पास दो न्यू ड्रेसेस है। ठीक है, दो न्यू ड्रेसेस, दो ओल्ड ड्रेसेस, टोटल 4 ड्रेसेस। अब हमारे पेरेंट्स आए और पेरेंट्स दो न्यू ड्रेसेस लाए। टोटल न्यू कितने? टोटल न्यू कितने? 2। क्योंकि जो पहले न्यू थे जो 2, वो तो अब ओल्ड हो गए। तो आया क्या? नया या पुराना? लेकिन बढ़ा क्या? यहां भी यही होता है कि बनता हमेशा सैपवुड है। वैस्कुलर कैम्बियम ऑलवेज फॉर्म द सैपवुड, बट द ओल्ड सैपवुड गेट कन्वर्टेड इन हार्टवुड। प्लांट में सैपवुड की क्वांटिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और हार्टवुड लगातार बढ़ता रहता है। हाँ बेटा, फर्नीचर बनाना है, क्या करें? कौन सा लें, हार्ट या सैपवुड? हाँ, हार्ट। फॉर द फर्नीचर मेकिंग हार्टवुड इज यूज्ड बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट। क्लियर है? और सबसे अच्छा हार्टवुड किसका? हाँ भाई, फर्नीचर सबसे अच्छा, वुडन फर्नीचर के लिए सबसे अच्छा वुड? हाँ, सागवान। एक प्लांट होता है टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, सागवान। द हार्टवुड ऑफ टीक प्लांट इज मोस्ट ड्यूरेबल। मोस्ट ड्यूरेबल हार्टवुड इज प्रेजेंट इन द टीक प्लांट, और इसीलिए टीक का जो फर्नीचर होता है वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो भाई, याद रहे, हार्टवुड अगर हटाओगे तो प्लांट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सैपवुड हटा दिया तो प्लांट में से फंक्शनल जाइलम हट जाएगा एंड प्लांट डाई और स्टेम डाई ड्यू टू द वाटर एंड मिनरल डेफिशिएंसी। हाँ, यूजुअली नेचुरली नहीं हटता है, अंदर से खोखले हो जाते हैं, कई बार होता है, लेकिन इन जनरल पूछा है तूने, ऑलवेज की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। अगर आप मथुरा जाओ, गोवर्धन जी जाते हैं वृंदावन, तो वहां पर एक निधि वन है। जो गए होंगे मथुरा या वृंदावन उनको पता होगा निधि वन। और निधि वन में अगर आप प्लांट्स देखो तो सारे के सारे प्लांट्स, उनका जो बेस है वो होलो हो चुका है, खोखला हो चुका है। वहां पर उनमें हार्टवुड नहीं है और प्लांट फिर भी फ्लरिश कर रहा है, रीजन है उनमें सैपवुड है। ठीक है बेटा? तो हार्टवुड समटाइम हार्टवुड में, और sometime hardwood can be degraded by the biotic or abiotic factor, but in general they remain present. हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? Then next is the extrastellar secondary growth. ये जितने भी इफेक्ट मैंने बताए, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई सेकेंडरी ग्रोथ में, they all are due to the vascular cambium. They all are due to the stellar secondary growth. Now the extrastellar secondary growth. Extrastellar secondary growth started after few years of stellar secondary growth. जब स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आउटर लेयर जो होती है,
जो कॉर्टिकल लेयर है और एपिडर्मल लेयर है, दे नाउ स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। अंदर से प्रेशर पड़ रहा है बेटा, और जब अंदर से प्रेशर पड़ेगा तो जो बाहर वाले लेयर होंगे वो धीरे धीरे डिजनरेट करने लगेंगे, और जब ये डिजनरेट करने लगेंगे देन दे हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटेक्टिव लेयर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अपन ने एक शर्ट पहन रखी है बिल्कुल स्किन टाइट, ठीक है भाई, अपन हो गए मोटे, और जब मोटे होंगे तो क्या होगा, शर्ट फटने लगेगा, यही होगा। और जब शर्ट फटेगा तो इसकी जगह हमें नया शर्ट लेना पड़ेगा। और ये शर्ट क्यों फटा, क्योंकि मोटापा बढ़ा, थिकनेस या गर्थ बढ़ा। और वही केस यहां पर आता है कि जब प्लांट में स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो अंदर की तरफ से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से बाहर की तरफ एक प्रेशर पड़ने लगता है, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर epidermis and cortical layer start to degenerate, and they should be replaced by the new protective covering that occurs due to the extrastellar secondary growth starts after few years of stellar secondary growth. First thing, it occurs to replace degenerating protective layers. This occur by cork cambium, and cork cambium is also known as phaloxan. ये कॉर्केम्बियम या फैलोजन से होगा। और अगर हम एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, देन एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्केम्बियम इज initially formed by de-differentiation in outermost layer of cortex और outermost layer of cortex is known as, हाँ भाई, outermost layer of cortex is known as, हाँ, हाइपोडर्मिस। तो प्लांट में स्टेम के अंदर जो फर्स्ट कॉर्केम्बियम बनेगा, दैट फर्स्ट कॉर्केम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोडर्मिस, एंड लेटर ऑन, कल मैंने एक पॉइंट लिखा था कॉर्केम्बियम में, न्यूली फॉर्म्ड एवरी ईयर, हर साल नया बनता है। एक्सक्यूज मी, हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था, साउंड कम कर लेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉर्केम्बियम इज फॉर्म्ड, न्यूली फॉर्म्ड एवरी ईयर। वैस्कुलर कैम्बियम लाइफ में एक बार बनता है, लेकिन कॉर्केम्बियम हर साल नया बनता है। तो जो सबसे पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का कॉर्केम्बियम, वो तो बनेगा हाइपोडर्मिस से, एंड आफ्टर देन द कॉर्केम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाद में सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनेगा। सो कॉर्केम्बियम और द फैलोजन, दिस इज यूजुअली कपल ऑफ लेयर थिक। एनसीईआरटी में वर्ड दिया है कपल ऑफ लेयर थिक, मतलब एक से ज्यादा लेयर थिक होता है। कभी कभी सिंगल लेयर थिक होता है, लेकिन मोस्टली इट इज मोर देन वन लेयर थिक। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ की।
ये अंदर का पूरा पार्ट स्टील। स्टील की बाउंड्री जो होती है दैट इज द एंडोडर्मिस। बाउंड्री ऑफ स्टील एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाहर ये जनरल कॉर्टेक्स, एंड जनरल कॉर्टेक्स इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कॉर्टेक्स। इसी को सेकेंडरी ग्रोथ के बाद प्राइमरी कॉर्टेक्स बोलेंगे। और इसके बाहर की तरफ दिस लेयर इज हाइपोडर्मिस। देन outside to hypodermis, this is the epidermal region, and this epidermis is now start degenerating. This is degenerating epidermis. ये एपिडर्मिस हो गया। जब एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा देन हाइपोडर्मिस इट बिकम मेरिस्टेमेटिक। डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, कोलेनकाइमा लिविंग या डेड? हाँ, लिविंग। तो इस हाइपोडर्मिस में होता है डी डिफरेंशिएशन, एंड ड्यू टू द डी डिफरेंशिएशन इन हाइपोडर्मिस कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड। So now the first step is de-differentiation in outermost layer of cortex, and outermost layer of cortex is known as hypodermis. It leads to the formation of cork cambium और द फैलोजन। ये कंडीशन आ जाएगा स्टील, ये हो गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाहर दिस लेयर इज जनरल कॉर्टेक्स और द प्राइमरी कॉर्टेक्स। इसके बाहर वाला लेयर जिसको हमने नाम दिया था हाइपोडर्मिस अब हुआ डी डिफरेंशिएट, और जब ये डी डिफरेंशिएट हुआ देन इट फॉर्म द फैलोजन। ये जो लेयर बना इसको हमने बोला फैलोजन, और फैलोजन का ही दूसरा नाम होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक, और इसके बाहर की तरफ डीजनरेटिंग एपिडर्मिस। नाउ व्हेन कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड, division occur in cork cambium, and in cork cambium periclinal division occur. So now division in cork cambium or fallosum. Now the cell of cork cambium cut in both direction. कॉर्क कैम्बियम के सेल दोनों डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे, बाहर भी डिवाइड करेंगे, अंदर भी डिवाइड करेंगे। ज्यादा किधर? हाँ भाई, कॉर्क कैम्बियम। हाँ, कॉर्क कैम्बियम किधर ज्यादा एक्टिव होता है, अंदर या बाहर? बाहर। वैस्कुलर कैम्बियम के उल्टा चलता है बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम के उल्टा चलता है। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर ज्यादा एक्टिव होती है और कॉर्क कैम्बियम बाहर ज्यादा एक्टिव होती है। तो अब क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम में डिवीजन होंगे, एंड दिस डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ few layer towards the outer side and few layer towards the inner side. The outer side that is known as phallum or the
कॉर्क ये सुबेराइज्ड होता है, डेड होता है। ड्यू टू द एक्सेसिव सुबेरिन डिपोजिशन इन phellem cell, phellem become dead. Towards the inner side, it form the phalloderm or it form the secondary cortex. ठीक है भाई, and this secondary cortex is parenchymatous. ये पैरेनकाइमा का बना हुआ है, कभी कभी इसमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, और ये ही बाद में कॉर्केम्बियम बनाएगा। अब आगे जितने भी कॉर्केम्बियम बनेंगे ना, वो सारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स से। आपको केवल पहले वाले का याद रखना है, बाहरी की बात नहीं। केवल पहला कॉर्केम्बियम कहां से बना ये हमें पता होना चाहिए, और पहला कॉर्केम्बियम बना हाइपोडर्मिस से। ठीक है, सुबेराइज्ड एंड डेड phalloderm. Phalloderm is parenchymatous, and these three layers, phellum plus phallogen plus phalloderm, phellum plus phallogen plus phalloderm, these three layers combinedly known as pariderm. ठीक है भाई, these three layers are combinedly known as pariderm. बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? सेकेंडरी फ्लोएम को काउंट कर एनुअल रिंग काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम, पुराना सेकेंडरी फ्लोएम कंटिन्यूअसली डिग्रेड होता है। अब इधर देखिए, जब ये कॉर्क बना, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन, कॉर्क इज फॉर्म्ड एंड कॉर्क इज इम्पेरिवियस टू द वाटर। वाटर इम्परमेबल है, बाहर की तरफ वाटर नहीं जा सकता। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेलोजन, pressure built up on the outer layer and outer layer become dead and sloughed off. एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, स्लाउड ऑफ। स्लाउड ऑफ का मतलब है टूट कर डिसइंटीग्रेट हो जाना। तो यहां पर अगर हम देखें तो फेलोजन की एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से बाहर के लेयर पर एक प्रेशर बिल्टअप होता है, और उस प्रेशर की वजह से बाहर के जो लेयर हैं वो डेड होकर स्लाउड ऑफ हो जाते हैं, टूटकर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, जिस लेयर से पहला कॉर्केम्बियम बनेगा, जिस लेयर से पहला कॉर्केम्बियम बनेगा, उसके बाहर के सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर डेड एंड स्लाउड ऑफ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो हाइपोडर्मिस से बन रहा है और हाइपोडर्मिस के बाहर केवल एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस तो वैसे ही डिजेनरेट कर रहा है। यहां पर इतना सिग्निफिकेंस नहीं है इस स्टेटमेंट का जो मैंने बोला, रूट में बहुत ज्यादा है। रूट में कॉर्केम्बियम का फॉर्मेशन होता है पेरिसाइकल से। इन रूट कॉर्केम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द पेरिसाइकल, सो all the primary layer outside to the pericycle become dead in root. रूट में पेरिसाइकल के बाहर जितने भी लेयर होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सारे के सारे स्लाउड ऑफ। रूट की बात करें तो स्टेम में तो क्या है, हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस के बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऑलरेडी डिजेनरेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो याद रखना, रूट में पेरिसाइकल के बाहर के सारे लेयर डिजेनरेट, बिकॉज इन रूट कॉर्केम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिसाइकल। बोलो बेटा यहां तक सेकेंडरी ग्रोथ में, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
हाँ, याद रखना, फैलम जो होता है प्लांट पर लगातार बनता जाता है, ठीक है, लेयर्स के फॉर्म में कॉर्क बनता जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कॉर्क इज अ वेरी गुड मटेरियल फॉर द पैकेजिंग। जो बॉटल्स की पैकेजिंग होती है उसके लिए कॉर्क बहुत अच्छा मटेरियल होता है, बिकॉज इट इज एयर टाइट। एयर टाइट होता है, और एयर टाइट होने की वजह से ये जो बॉटल की पैकेजिंग होती है उनमें यूज किया जाता है। इसी कॉर्क को हम बोलते हैं कमर्शियल कॉर्क, एंड कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वेरेकस सुबेर। अगर हम देखें तो एक टर्म आता है कमर्शियल कॉर्क, एंड दिस कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वेरेकस सुबेर। ये क्वेरेकस सुबेर वही कॉर्क प्लांट है जिसमें रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। याद रखना, सेल की डिस्कवरी इसी प्लांट के कॉर्क में हुई थी, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी कंडीशंस। नाउ द नेक्स्ट इज बार्क। बेटा बातें नहीं। हाँ जी, हर साल नई बनेगी। कॉर्क कैम्बियम हर साल नया बनेगा, पुराना डेड होता जाता है, नया बनता जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम यूजुअली लाइफ में केवल एक ही बार बनेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहेगा। कॉर्क कैम्बियम हर साल नया बनेगा, उसके बाद जब नया बन जाता है तो पुराना इनएक्टिव या डेड हो जाता है। हाँ भाई, हाँ, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यूजुअली नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, कभी कभी। बार्क बार्क इज कंसिडर्ड एज अ नॉन टेक्निकल टर्म, बिकॉज दिस बार्क does not represent a particular layer। ये बार्क जो होता है किसी एक पर्टिकुलर लेयर को इंडिकेट नहीं करता, इसलिए इसको बोला गया नॉन टेक्निकल टर्म। अलग अलग साइंटिस्ट ने बार्क की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जो करंट डेफिनेशन है वही हम यूज कर रहे हैं। बार्क इज ऑल द लेयर्स outside to cork cambium, all the layers outside to the cork cambium, vascular cambium, sorry, outside to the vascular cambium, that is known as bark। अगर हम एक डाइकोट स्टेम की बात करें, इधर देख लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम एक डाइकोट स्टेम की बात करें तो डाइकोट स्टेम में आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ एपिडर्मिस डीजनरेट कर जाता है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, ये परसिस्ट करेंगे, ये तीनों रहेंगे। इसके अंदर की तरफ प्राइमरी कॉर्टेक्स, फैलोडर्म को ही सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं बेटा। प्राइमरी कॉर्टेक्स अब धीरे धीरे डीजनरेट कर रहा है। इसके अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, ये भी डीजनरेट कर रहा है या हो चुका है। पेरिसाइकल डीजनरेट कर रहा है या हो रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम जो नया वाला है, इसके अंदर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के अंदर प्राइमरी जाइलम। दिस इज द डिफरेंट लेयर इन डाइकोट प्लांट आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ, बाहर से अंदर की तरफ।
ये क्वेश्चन आता है और गड़बड़ कराता है। सिंपल क्वेश्चन आता है, 4-5 लेयर दे दी जाती है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड इन डाइकोट स्टेम। ये बाहर से अंदर। अब बार्क क्या है? ये वाला पूरा पार्ट, ये सारी लेयर बार्क में आएंगी बेटा। इन सबको मिलाकर हम बोलेंगे बार्क। तो बार्क लिविंग या डेड? अरे देखकर बताओ। फैलम डेड है, फैलोजन लिविंग, फैलोडर्म लिविंग, सेकेंडरी फ्लोएम मेनली लिविंग। तो इसमें डेड पार्ट भी है और लिविंग पार्ट भी है। सो बार्क इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट as well as dead part. Then next thing is mainly this bark consist of, इधर देखो, इन तीनों लेयर को कंबाइंडली बोलो, हाँ, पेरिडर्म। इन तीनों पार्ट को हम कंबाइंडली बोल रहे हैं पेरिडर्म, और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम। बाकी देखो, या तो लेयर डिजेनरेट कर गया है या कर रहा है। तो मेनली किससे बना हुआ? पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। सो इट कंसिस्ट ऑफ पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो। तो ये इन जनरल पार्क। नाउ देयर इज वन अनदर टर्म नॉन एज राइटिडोम। एक और टर्म आता है बेटा जिसको बोलते हैं हम राइटिडोम, एंड राइटिडोम इज द all the dead layers outside to innermost कॉर्क कैम्बियम। जो सबसे अंदर वाली कॉर्केम्बियम की लेयर है, उसके बाहर के जितने भी डेड लेयर हैं, सारे डेड लेयर को हम बोलेंगे राइटिडोम। राइटिडोम इंक्लूड ओनली डेड पार्ट। राइटिडोम में लिविंग पार्ट नहीं होता है बेटा। बार्क में लिविंग और डेड दोनों पार्ट होते हैं। राइटिडोम को इन जनरल अपन बोलते हैं आउटर बार्क। ठीक है भाई? दिस इज ऑल्सो समटाइम नॉन एज आउटर बार्क। बोलो बेटा यहां तक। चलें आगे। जितने भी डेड पार्ट होंगे ना कॉर्केम्बियम के बाहर के, उन सबको कंबाइंडली अपन बोल देंगे राइटिडोम या आउटर बार्क। केवल डेड पार्ट, इसमें लिविंग नहीं आएगा। डिजेनरेट कर गया ना बेटा, पूरा पूरा डिजेनरेट कर गया है ना। ये डिजेनरेट कर रहे हैं तो मेनली किससे बना? एक तो इस पार्ट से। मेनली किससे बना? पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम मेनली। मानेंगे उसको? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। एपिडर्मिस को नहीं, क्योंकि वो डिजेनरेट कर जाता है बेटा, पूरा डिजेनरेट कर जाएगा लास्ट में। हाँ भाई, इधर देखो बेटा, अब प्लांट मोटा ताजा हो गया है, सब बढ़िया है। अब आ गए हम जैसे, और हमने क्या किया, प्लांट के बेस से बार्क को रिमूव कर दिया। bark is removed at the base from the stem as a thin layer। यहां से पूरा का पूरा बार्क हमने हटा दिया। क्या होगा? if complete bark is removed at the base of stem from base as a thin layer, then root die first, shoot die first, both die simultaneously and nothing happened to plant। बोलो भाई, रूट पहले मरेगा या शूट पहले मरेगा? हाँ,
रूट डाई फर्स्ट बिकॉज, देखो बेटा, हाँ इधर देख लो, ये पूरा बार्क है, बार्क में ये सब पार्ट आए, जब हमने बेस से बार्क को हटाया, बेस से बार्क को हटा दिया, तो हमने सेकेंडरी फ्लोएम हटा दिया, और जब सेकेंडरी फ्लोएम हटा दोगे तो फूड ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा, और जब फूड ट्रांसलोकेशन रुकेगा तो रूट डाई फर्स्ट। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज Galdling experiment or ringing experiment. During the process of ringing or during the process of Galdling, bark is removed at the base as a thin ring. Why ringing experiment occur? Ringing experiment or Galdling experiment is possible only and only in dicot plant. Why? First option, option सुन लो चार. First option, vascular bundle are arranged in ring. Second option, vascular bundle are open. Third option, vascular bundle are closed. Fourth option, vascular bundle are scattered. हाँ भाई, रिंग अरेंजमेंट और ओपन वैस्कुलर बंडल, हाँ रिंग अरेंजमेंट, वैस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट होने की वजह से जब हमने बार कटाया तो पूरा का पूरा फ्लोएम बेस से हट गया, इसलिए फूड ट्रांसलोकेशन रुक गया। रिंगिंग इज पॉसिबल, ringing or Galdling experiment is possible only in dicot because vascular bundle are arranged in ring. ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोनोकोट के रेफरेंस में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, Galdling experiment is not possible in monocote because vascular bundle are scattered. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम पूरा का पूरा बार कटा दें, if complete bark is removed from a tree, then plant die due to the excessive water loss. अगर हम प्लांट में से पूरा बार कटा देंगे तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एक्सेसिव वाटर लॉस होने की वजह से प्लांट मर जाएगा। याद रहे, प्लांट में वाटर का एक्यूमुलेशन, स्टोरेज नहीं होता, तो अगर एक्सेसिव वाटर लॉस हो गया प्लांट से तो प्लांट मरेगा। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट आता है, एक और कंडीशन आती है, ग्राफ्टिंग। ये तो मैंने बताई गल्डलिंग। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली इन डाइकोट प्लांट बिकॉज वैस्कुलर बंडल आर ओपन। ग्राफ्टिंग के लिए ओपन वैस्कुलर बंडल और गल्डलिंग के लिए रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। कहीं पर नोट डाउन कर लो, ये गल्डलिंग इज पॉसिबल ओनली इन डाइकोट, Galdling is possible only in dicot. Galdling is possible only in dicot because vascular bundle are in ring form. Vascular bundle are arranged in ring form. Second, grafting is possible only in dicot grafting is possible only in dicot because vascular bundle are open. Vascular bundle are open. ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई। अगर हम बार्क की बात करें, ओनली आउटर बार्क की बात कर रहा हूं बेटा अब मैं, इफ विल टॉक अबाउट द बार्क और द आउटर बार्क, इट कैन बी ऑफ टू टाइप,
बेटा बातें नहीं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आया, पूछ लो। और जितनी क्लासेस आपने अब की अभी तक हुई है उनमें आपने ये देख लिया होगा, आप कितने ही क्वेश्चन पूछे, मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ। आपको कोई चीज समझ में आए दोबारा अगर समझानी है मैं समझाता हूँ। मुझे इस चीज से कभी इरिटेशन नहीं होता कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार ये होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है फिर भी पूछ रहा है। अरे भाई स्टूडेंट को नहीं आ रहा इसीलिए तो पूछा है, उसके लिए तो वही टफ है। भाई जो क्वेश्चन आपको आता है कितना ही डिफिकल्ट हो वो आपके लिए इजी है, जो नहीं आता वो आपके लिए डिफिकल्ट है। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ये नहीं हो है कि आपको एक बहुत सिंपल सा सिली सा क्वेश्चन और आप ये सोच रहे हो कि कैसे पूछें, पूछ लो बेटा। क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया, समझ में आ गया, सही है। रादर देन पेपर में आने के बाद अपन सोच रहे हैं कि उस दिन सर से पूछ लिया होता तो अच्छा होता। तो वो अच्छी कंडीशन आज ही कर लो, पर बातें मत करो बस। इधर देखो बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बार्क। यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल डेड पार्ट की। बार्क इज ऑफ टू टाइप, वन दैट इज नॉन एज रिंग बार्क एंड अनदर दैट इज नॉन एज स्कली बार्क। अगर बार्क पूरा एक लेयर की फॉर्म में बाहर आ जाए, पूरा का पूरा स्टेम पर लेयर के फॉर्म में बार्क बाहर आ जाए, तब उसको बोलेंगे रिंग बार्क। एंड रिंग बार्क इज प्रेजेंट इन द बेचुला। एक प्लांट होता है बेटा भोजपत्रा, भोजपत्रा। ठीक है बेटा। और ये जो बेचुला प्लांट होता है या भोजपत्र प्लांट होता है, इन दिस भोजपत्र प्लांट द बार्क कम्स आउट एज अ कंटिन्यूअस रिंग। और इसी वजह से भोजपत्रा, bark of bhojpatra is used as a bark of bhojpatra was used as a writing paper। याद रहे, ये जो भोजपत्र है, bark of भोजपत्र और the betula was used as writing paper। ठीक है भाई। याद रहे, जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले लिखने के लिए बार्क ऑफ भोजपत्र का यूज किया जाता था। और आज भी अगर आप म्यूजियम में जाओ ना कहीं, और वहां अगर कोई बहुत पुरानी फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी की बुक हो तो वो भोजपत्र पे लिखी हुई है। इसी तरह से रिंग बार्क इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस। स्कली बार्क, व्हेन बार्क कम्स आउट एज अ स्मॉल पीसेज। नीम देखा है बेटा, नीम या गुआवा। और नीम के प्लांट को अगर आप देखो, नीम के ट्री को आप देखो, तो उसमें बाहर की तरफ ब्राउन कलर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? हाँ, छोटे छोटे पीसेज होते हैं ब्राउन कलर के, और इन्हीं ब्राउन कलर के पीसेज को हम बोलते हैं स्कली बार्क। इसी को हम बोलते हैं स्केली बार्क। ठीक है भाई। दिस इज प्रेजेंट इन नीम, ऑल्सो प्रेजेंट इन गुआवा। गुआवा का साइंटिफिक नेम है सीडियम गुजावा। हाँ, यहां आपको एक ही बात याद रखनी है, भोजपत्र। ठीक है भाई। इधर देखो अब, नेक्स्ट स्ट्रक्चर that is known as lenticels। and lenticels, they are formed due to activity of cork cambium। इधर देख लेना बेटा आप थोड़ी देर के लिए। ये एक नॉर्मल डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर, यहां पर अभी एपिडर्मिस परसिस्ट कर रहा है, ये एपिडर्मिस है, ये फैलोजन।
and this is the phalloderm. Now, when secondary growth occur, phallogen produce the cork towards the outer surface. phallogen के जो सेल होते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं तो बाहर की तरफ सुबेराइज्ड फैलम बनाते हैं और अंदर की तरफ फैलोडर्म बनाते हैं. बट समटाइम द सेल्स ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस द थिन वॉल्ड compactly packed parenchymatous cell, and these thin walled compactly packed parenchymatous cell, these cells are known as complementary cell. In place of phellum, बाहर की तरफ इनको फैलम बनाना था, बाहर की तरफ इनको फैलम बनाना था, लेकिन फैलम की जगह इन्होंने बना दिया थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल विच आर नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल. And these complementary cell, they are thin walled parenchymatous cell, usually oval shaped, compact. अब क्या हुआ, जब ये लगातार बने तो इनका नंबर बढ़ता गया. जब नंबर बढ़ा, they put pressure on the epidermis and epidermis rupture in form of a lens, and this lens shape opening, this is known as lenticell. जहां भी कॉर्क कैम्बियम बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ में, वहां पर लेंटिसेल का फॉर्मेशन हो सकता है. लेंटिसेल प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम, जो वुडी स्टेम होंगे वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन द वुडी ट्री, और वुडी ट्री में ये रूट में भी होंगे, स्टेम में भी होंगे. समटाइम दे आर प्रेजेंट ऑन फ्रूट ऑल्सो. कभी कभी ये जो होते हैं ये फ्रूट पर भी हो सकते हैं, बट दे आर नेवर प्रेजेंट इन लीव्स. लीव्स में लेंटिसेल नहीं होंगे. अच्छी तरह याद रखना बेटा, प्लांट के बाकी सब पार्ट में हो सकता है, लीफ में लेंटिसेल नहीं होंगे. रूट में भी हो सकते हैं, स्टेम में भी हो सकते हैं, कभी कभी फ्रूट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन लीफ में लेंटिसेल नहीं होता. फंक्शन ऑफ लेंटिसेल, these lenticels are involved in the gaseous exchange in woody plant parts. जो woody parts होते हैं, woody part में gaseous exchange लेंटिसेल करेगा. और इनका दूसरा फंक्शन ट्रांसपिरेशन. दोनों में से एक सेलेक्ट करना है बेटा, क्या करूं? हाँ भाई, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, क्या करूं? गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन? गैसियस एक्सचेंज. ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में दोनों थे, गैसियस एक्सचेंज भी था और ट्रांसपिरेशन भी था. करेक्ट ऑप्शन गैसियस एक्सचेंज. क्लियर है बात यहां तक? कोई कंफ्यूजन बेटा? रिंग एंड स्केली बार्क. हाँ भाई, फैलम जो होता है उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वाटर इम्परमेबल हो जाता है और इसीलिए डेड हो जाता है बेटा. फैलम इज डेड. हाँ जी, जिस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है
उनमें पहली बात, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द लियानाज। जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, वुडी क्लाइंबर्स में लेंटिसेल्स नहीं होते, मोनोकॉट में लेंटिसेल नहीं होते। देन द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, और रूट का सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ जैसा ही होता है, डिफरेंस थोड़े बहुत। पहला डिफरेंस, स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ भाई, स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी। रूट में वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी। स्टेम में हमने पढ़ा था इंटर प्लस इंट्रा, रूट में ना कोई इंटर होता है ना कोई इंट्रा होता है, वहां पूरा का पूरा जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है दैट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। एंड दिस वेस्कुलर कैम्बियम, दिस इज फॉर्म्ड बाय टू पार्ट। Major part of vascular cambium in root is formed by the de-differentiation in conjunctive tissue. कंजक्टिव टिश्यू कहां था? कंजक्टिव टिश्यू था कहां पर? जाइलम फ्लोएम के बीच में, फ्लोएम के ठीक नीचे, फ्लोएम के ठीक नीचे, उस रीजन से मेजर पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा। स्मॉल पार्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरिसाइकल। ठीक है, मैं आज केवल फ्लो चार्ट बना रहा हूं, कल अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये जो सर बोल रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं जो नोट नहीं कर रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम हमेशा ओरिजिन में सेकेंडरी होता है, चाहे वो रूट का हो चाहे स्टेम का हो। कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा।
ठीक है बेटा, इस फ्लो चार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन? डीएन डेजर्ट में इंडिस्टिंक्ट होगा बेटा। ठीक है बेटा।